अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाइपलाइन में मैं ये बता रहा था कि फॉर एग्जांपल आपने पिज़्ज़ा कुक करना है, तो यू हैव टू गो थ्रू सर्टन स्टेप्स इन सीक्वेंस। आपको सबसे पहले एक रेसिपी चाहिए, उसके बाद आपको इनपुट के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपके इनपुट है। जैसे आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, इसी तरह आप पाइपलाइन बनाने के लिए इनपुट के तौर पे कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस के अंदर डेटा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पिज़्ज़ा में जब आपके पास इंग्रेडिएंट्स आ गई तो उसके बाद आपने उन इंग्रेडिएंट्स को प्री प्रोसेस करना है। जैसे चिकन है तो उसके स्लाइसेस बनाने हैं, चीज़ अपनी मर्ज़ी का लेना है, और भी जो चीज़ें हैं, सो यू हैव टू प्री प्रोसेस दैम। तो इसी तरह डाटा जब आपके पास आता है पाइपलाइन में, यू हैव टू क्लीन द डाटा। उसमें से आपने नॉइज़ ख़त्म करनी है, उसमें से आपने मिसिंग वैल्यूज़ ख़त्म करनी है। तो ये देखिए मैं इंटर रिलेट कर रहा हूँ कि पाइपलाइन में सीक्वेंस क्या क्या होता है। पहले इनपुट आई, उसके बाद उस इनपुट को आपने प्री प्रोसेस किया। प्री प्रोसेस करने के बाद अगला स्टेप है कि आप उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसमें से फीचर्स निकालते हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट कॉलम्स रिकग्नाइज करते हैं। तो ये पाइपलाइन का अगला फेज़ है। तो अब पिज़्ज़ा की एनालॉजी में आपने उसके बाद कुकिंग जो है, इंग्रेडिएंट्स को कुक किया। कुक करने के बाद आपने उनको एक शेप में रखा, और उसके बाद आपने जब आउटपुट आई तो उस आउटपुट को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में अपने यूज़र के सामने प्रेजेंट किया। तो पाइपलाइन के अंदर आपके पास जब डेटा आ गया तो उस डेटा पे फिर आपने यूज़फुल एनालिसिस किया। वो एनालिसिस रिग्रेशन भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, कोई मॉडल की ट्रेनिंग भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ स्टेप्स के बाद आएगा। ठीक है। तो वो पाइपलाइन में एक सीक्वेंस के बाद आएगा। जब आप वो मॉडल ट्रेन कर लेते हैं तो फिर आप उस मॉडल को इवेलुएट करते हैं, फिर आप उससे प्रेडिक्शन करते हैं, और प्रेडिक्शन के बाद में भी आप उस प्रेडिक्शन के रिजल्ट्स को प्रेजेंटेबल मैनर में विजुलाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सारे स्टेप सीक्वेंस के अंदर हो रहे हैं, इसे हम डेटा साइंस की ज़ुबान में कहते हैं पाइपलाइन। तो अब हमने जो बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं उनकी हम पाइपलाइन डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस एक बड़ा प्रोसेस है कि आपके पास इनपुट के तौर पे डाटा आना है और फिर आपने उसको प्रोसेस करना है। जी प्लीज़ गो अहेड। पाइपलाइन आपकी आसानी के लिए बनाई गई है। हर वो काम जो आप एक सर्टेन काम टास्क को अचीव करने के लिए मैनुअली एक ही स्टेप को बार बार फॉलो कर रहे होते हैं, पाइपलाइंस आपके लिए बना के रख दी गई हैं कि आप उठाएं और उसको यूज करें। मैं उन लोगों से रिलेट करने की कोशिश करूंगा जो बहुत सारे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पहले बात करते हैं वर्डप्रेस डेवलपर की। वर्डप्रेस डेवलपर जब विंडो उसमें थीम इंस्टॉल करता है तो बहुत सारे स्टेप एग्जीक्यूट होते जाते हैं। उसमें फीचर भी एक्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं, थीम एनालाइज भी हो रही होती है, इंस्टॉलेशन भी हो रही होती है, फिर आउटपुट आ जाती है, फिर डेटा लोड हो जाता है, फिर पूरा एक लॉग निकल आता है। अगर आप उसके प्रोसेस को देखें, अगर आप इवन विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो उस विंडो इंस्टॉलेशन के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिसमें मल्टीपल एक्शंस हो रहे होते हैं। जो इसकी लेमैन एग्जांपल हमने दी थी वो ये दी थी कि हम अगर अपने ऑफिस बॉय से कहते हैं कि हमारे लिए कुछ एक एक्शन परफॉर्म कर दो या कुछ बना दो। अब जैसे डॉक्टर साहब ने पिज्जा की एग्जांपल दी है, अब आप इस पिज्जा को एक इंस्ट्रक्शन में कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने स्टेप्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं पिज्जा बनाने के, वो एक शेफ को पता होते हैं। अब आपने एक शेफ को सिर्फ एक मैसेज करना है कि यार पिज्जा बना दे। उसके बाद सारे स्टेप को शेफ को पता है कि मैंने एग्जीक्यूट कैसे करने हैं। आप एक और काम कर सकते हैं कि आपका जब पिज्जा बन के आपके सामने आया, आउटपुट आपके सामने आई, जब आपने ऑर्डर किया, तो एक फर्क है कि आपको लगा नहीं यार इसका टेस्ट में कोई इशू है, तो यू कैन एडजस्ट दैट। आप वो इंग्रेडिएंट लेवल पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं, आप वो फीचर एक्सट्रैक्शन लेवल पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं, या आप कहते हैं टेस्ट अच्छा था लेकिन तुमने सही से प्रेजेंट नहीं किया, आप उसको आउटपुट लेवल पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक शेफ आया जिसको आप पिज्जा बनाना सिखा रहे हैं और सारे स्टेप उसको बता रहे हैं कि तुमने ये करना है, तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। पाइपलाइन आपकी जिंदगी आसान करती है। जो पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारे काम आपके लिए होते हैं, आपने उनको स्मार्टली यूज करना है, ना कि ब्लाइंडली यूज करना है। याद रखिएगा, जब पाइपलाइन जहां आपको एम्पावर कर रही है, वहां उसके
उसके अंदर केयरफुली उसका यूज भी बहुत मायने रखता है कि आपको बहुत ज्यादा उसके लिए केयरफुल होना पड़ता है। एक आध दिखाते हैं फिर उसके एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो आज हम हगिंग फेस की पाइपलाइंस जो है उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। हगिंग फेस का हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि ये एक ट्रेजर है जिसमें आपके पास ट्रेंड मॉडल पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और बड़े टेक जायंट्स जो हैं उनकी लैब्स के जितने भी मॉडल्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, वो सारे के सारे आपको वन स्टॉप शॉप पे मिल रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हगिंग फेस में मॉडल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और हगिंग फेस आपको मल्टीपल फैसिलिटीज़ देता है जिसमें एक फैसिलिटी एपीआई की भी है। हगिंग फेस आपको 2-3 टाइप की एपीआईज़ देता है जिसमें हगिंग फेस हब है जिससे हम पाइपलाइंस यूज़ कर रहे हैं। फिर इसी तरह हमारे पास ट्रांसफार्मर्स की एपीआई है और इसी तरह आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास डिफ्यूज़र्स की एपीआई है। तो हगिंग फेस की एपीआई को यूज़ करते हुए आप ये सारे के सारे मॉडल्स नहायत आसानी के साथ फ्यू लाइंस ऑफ कोड्स में यूज़ कर सकते हैं जो अभी फरहान डेमोस्ट्रेट करेंगे। जी फरहान, ओवर टू यू। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लास्ट टाइम हमने सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर हमने एक एग्जांपल देखी थी हगिंग फेस के ट्रांसफार्मर्स के थ्रू। ठीक है, आज फर्दर कंटिन्यू करते तो हम लोग टेक्स्ट समराइजेशन के ऊपर जाते हैं। अब टेक्स्ट समराइजेशन बेसिकली इस तरह होता है कि आपके पास कोई लॉन्ग पैराग्राफ लिखा हो सकता है या मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखे हो सकते हैं। आप उसको एक सिंगल पैराग्राफ में ले आते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, उसको कंसाइज कर देते हैं इस तरह के उसका मीनिंग, जो उसके अंदर मीनिंगफुल बातें हैं वो लूज़ ना हो, मीनिंगफुल बातें हमारे पास समरी के अंदर आ रही हों। तो इस चीज़ को हम लोग बेसिकली समरी कह देते हैं। उसको शॉर्ट करके उसकी मीनिंगफुल जो है उसको रिटेन कर लेते हैं हम लोग। तो उस चीज़ को हम लोग समराइजेशन कहते हैं। इसके अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर्स की ही पाइपलाइन यूज़ करेंगे अगेन। ठीक है, हम लोग टेक्स्ट समराइजेशन का इसके अंदर टास्क यूज़ करेंगे। आप लोगों को कल मैंने दिखाया था कि हम लोग एक टास्क यूज़ कर रहे थे, वो हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस का था, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टास्क यूज़ कर रहे थे बेसिकली। तो आज हम लोग वही चीज़ करेंगे लेकिन टेक्स्ट समराइजेशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कोड मैं आपको यहाँ से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट ट्रांसफार्मर्स, और ट्रांसफार्मर्स से हम लोग पाइपलाइन इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एक ना इनपुट स्ट्रिंग होगी। बेसिकली ये होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या नाम है इसको बता रहे हैं टोकनाइजेशन के बारे में, हगिंग फेस के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं। और लॉन्ग पैराग्राफ बेसिकली ये हगिंग फेस की कैपेबिलिटीज़ बता रहा है कि ये मॉडल्स वगैरह किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग टोकनाइजेशन कर सकते हैं और जो सी फैसिलिटीज़ इसके अंदर हैं वो लिखें, लेकिन काफ़ी लेंथी करके लिखा हुआ है। इसको पढ़ने से कुछ इतना खास पता भी नहीं चल रहा होगा शुरू में। तो इस चीज़ को हम लोग अब समराइज़ करना चाहेंगे कि हमें कोई 2 या 3 लाइनर में भी या 4 लाइनर हमें इस तरह की चीज़ मिल जाए जिसके अंदर हमें उसके क्या कह लें कि खुलासा सा एक हमें मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो समराइज़र के लिए हम लोग पाइपलाइन, आगे समराइजेशन हम लोग मेंशन कर देंगे। अगेन यहाँ पे मैंने मॉडल का मेंशन नहीं किया, तो समराइजेशन का जो भी डिफ़ॉल्ट मॉडल होगा वो हगिंग फेस खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा चीज़ है एक और, मैं भी इस कोड को एग्जीक्यूट पहले कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ एक चीज़। इसके अंदर मैंने एफ स्ट्रिंग्स यूज़ की हैं। मैंने नोट किया काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा इशू आ रहा था एफ स्ट्रिंग्स का। एफ स्ट्रिंग बेसिकली ये होता है कि आप स्ट्रिंग लेते हो एक, उसके अंदर आप कर्ली ब्रेसेस जो होती हैं वो ये वाली जो होती हैं इनपुट टेक्स्ट के साइडों पे जो लगी हैं, इसके अंदर आप कोई भी अपना वेरिएबल जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है वो आप इसके अंदर लिख दो, तो वो डिक्लेयर जो वेरिएबल होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज़ स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग एक शुरू में एफ़ लगा देते हैं, तो ये एफ स्ट्रिंग्स कहलाती हैं पाइथन के अंदर। इसके लिए हमें समराइजेशन के लिए हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं जिसको हम लोग अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। एक मिनिमम लेंथ का है कि इतने वर्ड्स होने चाहिए मिनिमम, एक मैक्सिमम लेंथ का है कि इससे ज़्यादा लेंथ इंक्रीज़ ना करे वर्ड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको मॉडल स्पेसिफाई नहीं किया था, तो उसने पहले मुझे एक वार्निंग दिखाई है कि मॉडल स्पेसिफाई नहीं था, तो ये वाला जो मॉडल है आगे उसने हगिंग फेस का एक लिंक दे दिया उस मॉडल का, ये वाला उसने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लिया। अगर हम मॉडल स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट मॉडल की इंप्लीमेंटेशन जो हगिंग फेस वालों ने दी होगी वो चल पड़ेगी। ठीक है, और इसकी जो समरी आ रही है हमारे पास वो ये है कि हगिंग फेस ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ मॉडल्स फॉर डिफरेंट NLP टास्क सच एज सेंटिमेंट एनालिसिस, क्वेश्चन आंसरिंग एंड टेक्स्ट जनरेशन। अब जो हमारे पास ऊपर ये जो इतनी बड़ी हमारे पास पैराग्राफ आ रहा था, इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो इसने इस समरी के अंदर डिस्क्राइब कर दिए।
इसको अगेन हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं मिनिमम लेंथ यहाँ पे 15 या 20 रख दूँ और मैक्सिमम लेंथ 50 कर दूँ तो वो उसके दरमियान में कोई एक रेंज लेके आ जाएगा हमारे पास, लेकिन मैक्सिमम रेंज से कभी एक्सीड नहीं करेगा और मिनिमम जो हमारे पास लेंथ होगी उससे कम लेके नहीं आएगा हमारे पास। हमारे पास समरी, अब जितना हमारे पास बड़ा इनपुट पैराग्राफ होगा ना, समरी उस तरह की अच्छी आ सकती है। अगर इनपुट पैराग्राफ ही हमारे पास शॉर्ट है तो अगर लेट्स सपोज अब उस पैराग्राफ के अंदर लेट्स सपोज 60 या 70 वर्ड्स थे और मैं इसको ये कह देता हूँ कि समरी भी लेके आओ 50 to 60 वर्ड्स की या 20 to 60 वर्ड्स की, तो वो कुछ खास उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा समराइजेशन में। समराइजेशन ज़्यादा वहाँ पे काम आती है जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का जो इनपुट है वो काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब लेट्स सपोज 300 वर्ड्स का है या 500 या 1000 वर्ड्स का है, उसको मैं कहूँ कि भाई इसको 100 वर्ड्स की इसकी समरी ले आओ या 150 वर्ड्स की समरी ले आओ, तो वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी का ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। अब यहाँ पे मैंने मिनिमम लेंथ 20 कर दी और मैक्सिमम लेंथ 60 कर दी, लेकिन अगर हम इस पैराग्राफ को, इस समरी को जो जनरेट हुई है दोबारा से पढ़ें तो उसके ऊपर कुछ खास फ़र्क नहीं आया होगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट पैराग्राफ जो था उसके अंदर ऑलरेडी वो इसी वर्ड रेंज का था, तो उसकी शॉर्ट समरी कुछ खास बन नहीं सकती थी। ऑल दो एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा कि उसने जो मीनिंगफुल बातें हैं वो वैसी की वैसी डिटेन की हैं, तो समराइज़र हमेशा हमारे पास मीनिंगफुल बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है, ठीक है। बाकी वर्ड्स इनपुट वाले के ज़्यादा हों तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, हमारे पास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उस केस में। ओके, तो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन के ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा क्या आइडिया दें कि ये होता क्या है, बच्चों को मेरे ख्याल नहीं पता। हाँ, ये इस तरह है कि आपके पास लेट्स सपोज एक सेंटेंस गिवन है, ठीक है ना, फरहान इज़ गोइंग टू ऑफिस फॉर एग्जांपल। अब इसमें कुछ मैं कहता हूँ कि कीवर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या हो सकती हैं, पर्सन कौन है, लोकेशन कोई हो, या यहाँ पे मैं क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देता हूँ, ज़ेवन सॉल्यूशंस जा रहा है फरहान, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मैटर करती है, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई मेरे पास इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर आ रही होती हैं, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये लफ्ज़ जो है ये है नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। हर वो एंटिटी जिसका एक नाम है हमने पैरे में से वो रिकग्नाइज करनी है। नेम्ड एंटिटी क्या क्या हो सकती है, सिटी नेम्ड एंटिटी है, पर्सन नेम्ड एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एंटिटी है, गवर्नमेंट ऑफिसेज नेम्ड एंटिटी है। तो हर वो चीज़ जो एक नेम्ड एंटिटी है, अब एक पैरे में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, तो अब एआई की वो टास्क जिसके अंदर आप गिवन पैराग्राफ में से नेम्ड एंटिटीज़ रिकग्नाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन कहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले आप नेम्ड एंटिटीज़ निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर उन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप निकालते हैं और उससे फिर आप यूज़फुल काम कर सकते हैं। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे छोटी सी एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को देखो, थोड़ी देर यहाँ रुको, क्योंकि पढ़ाने से ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग को काम करने दो, एक्सट्रैक्ट करो यहाँ पे एंटिटीज़ को, उन नेम्स को, और मुझे थोड़ी देर के लिए ज़रा सोच के बताएं कि इस वैल्यूएबल फीचर को, इस वैल्यूएबल फंक्शनैलिटी को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इससे किस सेक्टर में कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आइडिया मैं आपको दे दूँगा जस्ट टू गिव यू द थॉट प्रोसेस, बाकी आप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखें कुछ कॉलेज के बच्चे, कुछ लोग ब्लाइंड लोगों के लिए स्टिक्स वगैरह बना रहे हैं, ग्लासेस बना रहे हैं। जिस शख्स को नज़र नहीं आता, आई नो कि उसके अंदर कंप्यूटर विजन होगा, लेकिन इवेंचुअली उसके अंदर भी टेक्सचुअल जब इंफॉर्मेशन हो जाती है तो उसके अंदर से भी आपको बताया जा सकता है कि इस वक्त आपके सामने एग्जैक्टली कौन सा ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, इंसान है, क्या चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर भी मैंने देखा कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स ही उसको यूज़ कर रहे थे, और क्योंकि हमने पढ़ा कि हम एक इमेज से भी इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं कि एक इमेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या है, और जब वो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट में कन्वर्ट होती है तो फिर उससे भी हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या निकलता है। तो कंप्यूटर विजन के इस्तेमाल से भी बहुत कुछ, फेस रिकग्निशन इज़ समथिंग एल्स, मैं ये देख रहा हूँ। फॉरेन डिपार्टमेंट के अंदर लग सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा ड्राइवरलेस कार्स के अंदर ये टेक्नोलॉजी किसी हद तक आ सकती है, मेक सेंस।
तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे ना छोटी छोटी चीज़ों को, आई नो कि जब आप इसको प्रैक्टिकल में लेके जाएंगे तो इसके आगे पीछे और बहुत सारे काम होने होते हैं, बट यू नीड टू गिव योर ब्रेन सम टास्क, तो वो हो जाएगा। व्हीकल नंबर प्लेट्स में कंप्यूटर विजन का काम है ज़्यादातर, उसके अंदर ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेम एंटिटी आपको वहाँ ज़रूरत होता है जहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों और उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना हो, तो मेरे ख्याल में वहाँ आप ज़्यादा लगा सकते हैं, वहाँ पे आपने नेमिंग करनी हो, टेक्सचुअल हो या कुछ भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपने बिलिंग करनी है मेडिकल की, आपने ये देखना है कि इस पेशेंट को किस डॉक्टर ने देखा, कौन कौन सी दवाइयाँ लगाई गई, कौन कौन से इंजेक्शन लगे और किस किस वार्ड में रहा ये डॉक्टर के। डज दैट मेक एनी सेंस? यस इट इज़। और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अब क्या हो रहा है कि बॉट्स जो है ना, बॉट्स, अब ना नर्स जो है काउंटर से दवाई लेके पेशेंट तक नहीं आती, बॉट आता है। अब बॉट जब काउंटर से निकलेगा मेडिसिन लेके एक वार्ड के अंदर, रूम के अंदर पेशेंट तक जाएगा, व्हाट दैट बॉट पॉसिबली कैन एक्सपीरियंस। आप ये याद रखें कि टेक्स्ट के ऊपर आप ये परफॉर्म कर रहे हैं और टेक्स्ट तक कन्वर्ट करने के पीछे के मेथड भूल जाएं। अब एक छोटा और लीगल डॉक्यूमेंट एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन, रेलेवेंट एंटिटीज, जैसे अच्छा लीगल डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डॉक्टर साहब फीचर एक्सट्रैक्शन करना, लीगल टर्म्स एंड ऑल थिंग, किसी हद तक अब आपसे बेहतर कौन जानता होगा, वी हैव डन इट। यार आप लोग सीरियसली अगर एआई को इस तरह से पढ़ना शुरू कर दो ना, और आप लोग में आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड नहीं है कि आप हगिंग फेस खोलो, उनके मॉडल्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ते जाओ और अपने जहन में बैठ के 10 मिनट की एक्सरसाइज करते जाओ कि मैं इसको कहाँ लगा सकता हूँ। मॉडल पढ़ो, उसका काम पढ़ो और सोचो कहाँ लग सकता है, मॉडल पढ़ो, काम पढ़ो, सोचो कहाँ लग सकता है। आप अपने ब्रेन को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ट्रेन कर बैठोगे। जैक मा, मैं बार बार कहता हूँ, जैक मा कहता है कि आप, अभी तो एआई नहीं आई थी ना जब उसकी स्टेटमेंट उसने कोट की थी कि आप 10 बिजनेस आइडियाज़ रोज़ सोचो। उसने 10 बिजनेस करने को नहीं कहा, 10 बिजनेस के आइडियाज़ आप रोज़ सोचो। सोचने का मतलब ये है कि आपने सोचा कि यार आई एम गोइंग टू मेक दिस पेन, आपका एक आइडिया आया, आपने सोचा अच्छा यार ये पेन जो है ये किस फैक्ट्री में बनेगा, मेरे पास वो है या नहीं है, इसके ऊपर कॉस्ट एस्टिमेटेड कहाँ से आ सकती है, ये बिकेगा क्या। आपने इसका पूरा लाइफ साइकिल इन्विजन किया और आपको 1 दिन, 1.5 दिन या आधे घंटे, पौने घंटे में समझ आई कि इसका एक ऐसा पार्ट है जो आप नहीं कर सकते, आपने आइडिया ड्रॉप कर दिया। एक और आइडिया सोचो, 10 बिजनेस आइडियाज़ रोज़ सोचो और एक आइडिया आपकी लाइफ चेंज करेगा। वो इसलिए कहता है कि भाई आपका ब्रेन जो है हर चीज़ में से आइडियाज़ निकालना शुरू हो जाता है जब आप उसको प्रैक्टिस देते हो। सो एआई अगर पढ़नी है तो आप इस तरह से पढ़ो तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं एक दफ़ा इसको वर्बली भी बता देता हूँ। ऑन द 15th of September, Tim Cook announced Apple wants to acquire ABC Group from New York for $1 billion. अब इसमें से नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन अगर हम लोग लगाएं तो उसमें से हमारे पास 15 सितंबर एक डेट है, ठीक है। टिम कुक एक पर्सन का नाम है, एप्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल्दो यहाँ पे सेंटेंस को ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, वरना एप्पल को एज अ फ्रूट भी हम लोग कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक इसका फ्लो चल रहा है। वॉन्ट्स टू एक्वायर ABC ग्रुप, अगेन ग्रुप है तो एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसने प्रिडिक्ट किया। न्यूयॉर्क हमारे पास वो लोकेशन में आया होता है, ठीक है, और $1 बिलियन मनी, ये सारी हमारे पास नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन आ गई हैं। इसका यूज़ हम लोग अपने किसी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। अगेन वो सर ने आपको कहा कि आप लोगों ने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि क्या क्या इसका यूज़ आ सकता है हमारे पास, ठीक है। इसकी कोड की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर देख लेते हैं। पाइपलाइन हम वही यूज़ कर रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मर्स की पाइपलाइन, ठीक है। और इसके अंदर अब हमने NER यूज़ किया। लास्ट टाइम हमने जो पिछली एग्जांपल थी उसमें हमने समराइजेशन देखा था, इसमें हम NER कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में जो इसको एक सेंटेंस दे रहे हैं, ओबामा इज़ गोइंग टू न्यूयॉर्क, ठीक है। अब इसमें आप लोग अगर मतलब आउटपुट देखे बगैर थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको 2 ही चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ओबामा जो कि एक पर्सन का नाम है और न्यूयॉर्क जो कि एक लोकेशन का नाम है।
अब यहाँ पे न्यूयॉर्क के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस रखना, क्योंकि ये यहाँ पे सेपरेटली उसको प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। मतलब न्यू को अलहदा करेगा और यॉर्क को अलहदा करेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है IPER, बेसिकली ये पर्सन का बता रहा है, ठीक है। और वर्ड उसने जो उसके अगेंस्ट प्रेडिक्ट किया था वो ओबामा का है, ठीक है। उसकी जो एक्यूरेसी स्कोर आया है वो 0.9986, मतलब 99.86% जो है उसकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी रही है, ठीक है। और साथ इंडेक्स बता देता है कि उस लिस्ट में बेसिकली आप लोग स्ट्रिंग्स के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं, तो वो कौन सा लेटर नंबर बनता है उसका, तो वो इंडेक्स नंबर बता देगा हमें यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे पास बन रहा था तो ओबामा, फर्स्ट हमारे पास जो इंडेक्स था वो ओबामा था, तो यहाँ पे उसने इंडेक्स नंबर बता दिया। सेकंड हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो लोकेशन की आ रही है, ILOC मतलब लोकेशन, LOC लोकेशन से होता है, और उसका स्कोर हमारे पास 99.95% आ रहा है, ठीक है ना। इंडेक्स नंबर हमारे पास आ रहा है 5 और वर्ड आ रहा है न्यू। मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो न्यू और यॉर्क को अलग प्रेडिक्ट करके लेके आएगा, इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ बाद में। और ये जो थर्ड एंट्री आ रही है हमारे पास वो भी लोकेशन की आ रही है, उसकी एक्यूरेसी भी हमारे पास बहुत अच्छी आ रही है 99.91%, और वो वर्ड है यॉर्क, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही होगी, बेसिकली जो इसका डिफ़ॉल्ट मॉडल है ना, उसके अंदर जो डाटा सेट यूज़ हुआ है ट्रेनिंग का, उसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे क्या नाम है, अगर इसको मैं पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो यहाँ पे अगर मैं अहमद यूज़ करता था या कोई हम लोग लोकल हमारे जो नाम है हम वो यूज़ कर लेते हैं, फरहान यूज़ कर लेते हैं, लोकेशन की जगह पाकिस्तान का वर्ड यूज़ कर लेते हैं या लाहौर का कर लेते हैं या कोई एरिया का नाम लिख देते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। इनफैक्ट वो तो नेम को पिक भी नहीं कर रहा था प्रॉपर, अहमद का AH पकड़ रहा था, बाकी लेटर वो जंक कर रहा था। उसकी रीज़न ये है कि जो मॉडल ये वाला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वो ट्रेन ही हमारे पास इंग्लिश नामों पे, इंग्लिश लोकेशंस पे जो बाहर की हैं अमेरिका वगैरह की, उन पे यूज़ हो रहा है, उनके ऊपर ट्रेन हुआ, तो इसलिए प्रिडिक्शन भी उसी की अच्छी आ रही है। ऑल्दो हमने पूरा आपको बताया था कि हगिंग फेस का मॉडल रिपोजिटरी है पूरी, वहाँ पे लाजमी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे मॉडल्स जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान के लोगों के नाम हो सकते हैं, इंडियन लोगों के नाम हो सकते हैं, मुस्लिम नेम्स हो सकते हैं, हमारी लोकेशंस के हो सकते हैं, बेसिकली फाइन ट्यून हुआ होगा कोई ना कोई वहाँ पे मॉडल। तो ये डिफ़ॉल्ट मॉडल यहाँ पे पिक हो रहा था, तो इसलिए हमारे पास ये वाली इनपुट का अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है सर। नेक्स्ट मूव करते हैं इमेज क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। इमेज क्लासिफिकेशन भी हम लोग हगिंग फेस के ट्रांसफॉर्मर से ही कर रहे होंगे, लेकिन उससे क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोग आगे जाके मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे क्लासिफिकेशन, डिटेक्शंस वगैरह, और भी कंप्यूटर विजन की डोमेन्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो क्लासिफिकेशन का मैं सिंपली आपको बताऊँ तो हमारे पास एक इनपुट इमेज जाएगी और बदले में आउटपुट में हमें आ जाएगा कि वो क्या चीज़ थी, मतलब उसकी क्लास एक आ जाएगी। क्लास को मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ क्या थी। अगर लेट्स सपोज मैं डॉग की पिक्चर दे रहा हूँ तो वो जो एंड पे क्लास आई है वो डॉग की होगी। अगर हम लोग मॉडल थोड़ा अच्छे वाला यूज़ कर रहे होंगे तो हो सकता है वो मुझे डॉग की ब्रीड भी बता रहा हो, डॉग का बता रहा हो कि पपी है या फुल ग्रोन है, इस तरह की चीज़ें भी बता सकता है वो, ठीक है। और साथ एक्यूरेसी स्कोर्स हमारे पास आ रहे होंगे कि उसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी क्या रही है। तो बेसिकली ये जो क्लासीफाई करने का प्रोसेस है इसको इमेज क्लासिफिकेशन हम लोग कह रहे होते हैं कि डॉग है उसको डॉग की उसमें क्लासीफाई किया है, कैट है तो उसने कैट के अंदर क्लासीफाई कर दिया है। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लेके चलूँगा डॉग और कैट की, ठीक है ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आप लोग इसको कोलैब पे कर रहे होंगे तो आपको मैनुअली अपनी फाइल्स अपलोड करनी पड़ेंगी, मतलब जो भी आप इमेज यूज़ कर रहे होंगे, और इमेज आपने मेक श्योर करना है PNG फॉर्मेट की ही यूज़ करनी है, वरना इनकोडिंग का थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आता है, वो अक्सर फिर या तो प्रिडिक्शन सही नहीं होती या तो वो प्रिडिक्शन करने नहीं देता। तो आपने PNG फॉर्मेट के अंदर अपनी इमेजेस को ना टेस्ट कर लेना है। इसके लिए हमारे पास अच्छा फाइल्स ऐड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास लेफ़्ट वाली जो ये पैनल होता है हमारे पास गूगल कोलैब का, यहाँ पे फाइल्स वाला एक हमारे पास आ रहा होता है। इसको क्लिक करके अगर यहाँ पे हमारे पास अपलोड का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे अगर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो एक विंडो खुल जाती है जिसके अंदर हम अपनी वो जो पिक्चर है उसको ब्राउज़ करके अपलोड कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने डॉग और कैट की दोनों की ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, तो मैं आगे मूव करता हूँ। फरहान, इस पैनल में जाना कैसे है, ज़रा एक दफ़ा दोबारा बता दो।
लेफ़्ट वाली साइड पे हमारे पास ये आ रही होंगी, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, फाइंड का एक बटन होगा, तो नीचे हमारे पास एक फ़ोल्डर बना होगा, उसके ऊपर अगर होवर करेंगे तो आपको फाइल्स लिखा नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैसे तो कैट और डॉग हमारे पास PNG आ रही है, वहाँ पे आपको खाली सैम्पल डाटा दिख रहा होगा और कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने अपलोड का ये बटन होता है जो फर्स्ट वाला, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्राउजिंग विंडो खुल जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर आप नेविगेट करके अपनी उस PNG फाइल का पाथ मतलब उसको क्लिक करके देंगे तो वो आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कभी फ़ोल्डर भी अपलोड करना चाहें तो फ़ोल्डर भी अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास वो कोलैब का कह लें कि रन टाइम अगर वो एक्सपायर हो जाए, उसका सेशन ख़त्म हो जाए, तो वो फाइल्स भी डिलीट हो जाती हैं। ये सिर्फ तब तक के लिए रहेंगी जब तक कि इसका वो रन टाइम कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई सेंसिटिव डाटा इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं तो वो आप फ़ौरन या तो अपने PC पे उसको मूव ऑन कर लें या उसको मतलब सेंसिटिव डाटा ना ही रखें इसके ऊपर, बेहतर है। ओके, तो मैं पिल के ऊपर कोडिंग के अंदर मैं उसको एक दोबारा से एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि पैकेज एक हमारे पास पिल का यूज़ हो रहा है। पिल हमारे पास पाइथन की इमेजिंग की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और भी काफ़ी इसके अल्टरनेट्स हैं पिल के, मल्टीपल इमेजेस की हमारे पास लाइब्रेरीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम लोग ये यूज़ करें क्योंकि हमने कोलैब के ऊपर इसके आउटपुट्स भी दिखाने हैं, तो वो पिल हमारे पास ज़्यादा अच्छा यहाँ पे बिहेव करेगा, ठीक है। और इमेज पाथ का मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपने लेट्स सपोज फाइल अपलोड कर दी हैं तो आपको किस तरह पता चलेगा एग्जैक्ट पाथ किस तरह आएगा आपके पास। अगर आपको नहीं पता कि फॉरवर्ड स्लैशेस आपको कंफ्यूज कर रही हैं और ये कंटेंट वाली चीज़ क्या है, ये कहाँ से आ रही है, तो इसको आप डायरेक्ट देने के बजाय फाइल्स के अंदर जाके कैट या डॉग जो सी भी फाइल है उसको आप राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लें, तो आपके पास वही चीज़ आ रही होगी जो यहाँ पे आ रही थी। मतलब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग दी है तो वो यहाँ पे इस तरह हमारे पास आने लग जाएगी। इसको आप एक स्ट्रिंग के अंदर रख लेंगे और साथ एक वेरिएबल इसके आगे असाइन कर देंगे तो हमारे पास वो पाथ एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास इमेज डॉट ओपन। अब हमारे पास हमने सिर्फ उसको पाथ देना है पेल को और साथ उसको ओपन की एक कमांड देनी है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही होंगी, वो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। पाइपलाइन है, उसको पाइपलाइन ही समझना है कि हम सिर्फ उसको एक इनपुट में पाथ दे रहे हैं और हमें वो एक रिटर्न में एक इमेज दे रहा है जो कि हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये है वो डॉग जो हम अभी इसको क्लासिफिकेशन मॉडल से पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास एक मिनट, ये हमारे पास साइड पैन खुला हुआ है। ओके, ट्रांसफॉर्मर्स से ही दोबारा पाइपलाइन लेंगे, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा आप लोग नोट करें मैंने एक मॉडल पास कर दिया बीच में, मैं डिफ़ॉल्ट मॉडल के ऊपर नहीं जा रहा, मैंने एक मॉडल यहाँ पे यूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है। और इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, जब तक इसका आउटपुट आएगा तो आपको थोड़ा कोड भी तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, पाइपलाइन के अंदर हमने मॉडल एज इट इज़ पास कर दिया, ठीक है। मॉडल्स के बारे में हम तो काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि हगिंग फेस के ऊपर मॉडल्स पढ़े थे, उनकी आईडी एज इट इज़ अगर आप यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो वाला मॉडल ये यूज़ करने लग जाएगा। और उसको अगर लेट्स सपोज हमने अपने इनपुट पे देना है, ऊपर हम यहाँ पे अपना एक सेंटेंस दे रहे थे ऊपर वाले केसेस में जहाँ पे हम NLP का टास्क परफॉर्म कर रहे थे, तो यहाँ पे हम अपना वो एक जो उसका पाथ बनता है उस इमेज का वो हम उसको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ जेसॉन्स और कुछ इस तरह की आपको चीज़ें डाउनलोड होती नज़र आएंगी। इनके साइजेस काफ़ी मैसिव हैं, अभी तो ये खैर इतने ज़्यादा मैसिव नहीं, आगे जो नेक्स्ट पार्ट है ट्यूटोरियल के उसमें काफ़ी ज़्यादा GBs के अंदर हमारे पास चीज़ें आ रही होंगी। ये कोलैब के ऊपर रन हो रहा है, यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट होता है और यहाँ पे रैम और डिस्क वगैरह ये सारी चीज़ें हमें एलोकेट की जाती हैं, तो इसलिए ये फ़ौरन एग्जीक्यूट हो गया है। वरना इसको कल भी हमने शायद एम्फसाइज़ किया था कि लोकल सिस्टम्स पे रन करने से पहले एक दफ़ा अपनी स्पेसिफिकेशंस चेक कर लेना आप लोग, क्योंकि लोकल पे मोस्ट लाइकली क्रैश कर जाता है ये, ठीक है। आपके रिसोर्सेज हैंग अप होने लग जाएंगे, CPU ओवरहीट हो जाएगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो experience is talking. Now experience is talking. फर्स्ट लेंगे ना, ऐसी बातें तब करता है बंदा जब खुद पहले ख्वार होके बैठा होता है। बिल्कुल, हमने आउट ऑफ मेमोरी एरर बहुत भुगता है। I can understand काम क्यों उन्हें हम कहते थे ओम एरर। ओम एरर। तो यहाँ पे एरर होते हैं जो आपकी रातें आराम कर देते हैं। ऐसे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कुछ ही डाउनलोडिंग करके फिर प्रोसेसिंग करके हमें एक ना डिक्शनरी दे देगा आउटपुट्स की।
ठीक है। इस आउटपुट में मैंने आपको बताया था कि लाजमी नहीं है हमारे पास सिंपल डॉग की प्रिडिक्शन लेके आए। मैंने कहा था आपको पपी की भी लेके आ सकता है, इसकी फर्दर ब्रीड लेके आ सकता है हमारे पास, तो उसने वही काम किया है। एक तो स्कोर्स हैं, स्कोर्स का आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि वो किस तरह चल रहे हैं, 0 से 1 के दरमियान में होते हैं, और इस तरह इसको समझ लें कि ये 0.2985 है, तो 29.85% इसकी एक्यूरेसी रही है प्रिडिक्शन में, ठीक है। बाकी इसके लेबल्स अब चेक कर लेते हैं कि इसने क्या क्या प्रेडिक्ट किया अपनी तरफ से। एक तो ये पपी है, वो हमें देखने से भी पता लग रहा है कि ये पपी है, कोई फुल ग्रोन कुत्ता नहीं है, ठीक है। और इसके पास इसने उसकी वो एक ब्रीड की प्रिडिक्शन की है, गोल्डन रिट्रीवर। अब मुझे डॉग्स का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन किसी को हो तो गोल्डन रिट्रीवर के उसने ब्रीड इसकी प्रिडिक्ट की है, ठीक है। उसने पप, क्योंकि पपी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है पप, उसने वो भी एक प्रिडिक्ट किया है, ठीक है ना। कैनाइन कैंडिड, ये भी कुछ प्रिडिक्शंस होंगी मोस्ट लाइकली उसकी, जो जिसका मुझे अभी फ़िलहाल आइडिया नहीं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। रिट्रीवर, बाय द वे रिट्रीवर का मैंने सुना हुआ डॉग की एक ब्रीड होती है, गोल्डन भी शायद उसी की फर्दर एक ब्रीड हो। तो ये जो जो उनसी चीज़ें उसको दिख रही हैं वो सारी प्रिडिक्ट करके ले आता है, मतलब कि वो कितना साइज़ क्या था उस कुत्ते का और क्या उसकी ब्रीड क्या रही होगी, इस तरह की सारी चीज़ें हमारे पास प्रिडिक्ट करके ले आता है, ठीक है। अच्छा, स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन जाने से पहले मैं एक और एग्जांपल रन करना चाहूँगा कैट के ऊपर, ठीक है। ओके, ये पीएनजी थोड़ी सी बड़ी थी तो इसलिए आपको काफ़ी मतलब ये काफ़ी इनलार्ज दिख रही होगी। कैट की हमारे पास एक फ़ोटो है, ठीक है। और सेम तरीका यहाँ पे मैं डॉग की जगह पे कैट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। टैबी, अच्छा ऊपर है डोमेस्टिक कैट, घरेलू जो बिल्लियाँ होती हैं बेसिकली, ठीक है ना। फेलिस डोमेस्टिकस, आई थिंक ये उसकी कोई बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल, एग्जैक्टली वो वाली चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। टैबी, टैबी कैट। और किटन, जैसे उसका पपी उसने डिटेक्ट किया था, इसका उसने किटन बताया, ठीक है। किटी कहते हैं, जैसे पप था वो किटी है यहाँ पे, ठीक है। और देन अगैन ये वाली चीज़ें इसकी ब्रीड वगैरह में से चीज़ें निकल रही हैं। और एक यंग मैमल है, ये वाली चीज़ें ये सारी प्रिडिक्ट करके हमें दे देगा जोन जोन सी उसको लगता है कि इससे इस चीज़ में क्लासीफाई हो सकता है, ठीक हो गया। स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन, थैंक यू। यहाँ फरहान, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। तो यहाँ हमारे दूसरे प्रोफेसर जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो इससे पहले मुबशिर भाई स्टार्ट करें तो मैं जनरल आइडिया दे दूँ कि ये 5 प्रेडिक्शन जो है ना, इन्हें हम कहते हैं टॉप 5 लेबल्स। जितने भी आपको इमेज क्लासिफिकेशन के मॉडल्स ख़ासतौर पे CNN नज़र आएंगे, वो हमेशा आपको टॉप 5 एक्यूरेसी देते हैं। तो इसलिए आप जब भी कोई एक पिक्चर देंगे तो आपको 5 लेबल्स मिलेंगे और साथ साथ मॉडल अपना प्रेडिक्शन का प्रोबेबिलिटी भी देगा कि मेरे ख्याल में इतने % ये इतना है, इतने % ये इतना है। सो इसके लिए जो एक नाम यूज़ होता है वो है टॉप 5 एक्यूरेसी। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो हगिंग फेस है ये आपको 3 डिफरेंट APIs देता है। मैंने बताया था कि एक ट्रांसफॉर्मर API है। अभी तक आपने लैंग्वेज की जितने भी प्रोसेसिंग की है वो सारी आपने नोट किया होगा कि हमने इंपोर्ट ट्रांसफॉर्मर किया था। तो वो ट्रांसफॉर्मर API जो है वो आपको लैंग्वेज मॉडल के साथ, NLP के साथ इंटरेक्शन जो हगिंग फेस का सारा है वो इसके साथ होगा, ट्रांसफॉर्मर के साथ। फिर एक इसमें हगिंग फेस हब है, वो जब ज़रूरत आएगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे। जो तीसरी API मैंने आपको बताई थी वो डिफ्यूज़र्स थी। जब भी आपने इमेज से रिलेटेड मॉडल्स के साथ काम करना है, ख़ास तौर पे डिफ्यूजन मॉडल्स के साथ काम करना है, देन आप ज़्यादातर आप डिफ्यूज़र्स की जो API है हगिंग फेस की, आप उसे यूज़ कर रहे होंगे। तो चूँकि हम डिफ्यूजन मॉडल अब यूज़ कर रहे हैं, स्टेबल डिफ्यूजन इज़ अ डिफ्यूजन मॉडल, तो हम डिफ्यूज़र्स API यूज़ करेंगे। और डिफ्यूजन मेरा ख़्याल है कि बार बार मैं जनरल आइडिया ज़रूर दे देता हूँ। अभी भी जनरल आइडिया डिफ्यूजन मॉडल का ये है कि किस तरह आप नॉइज़ से एक ख़ूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल जब मैंने आपको समझाई थी तो मैंने आपको एक एयर कंडीशनर की एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक रूम जो है वो स्टार्ट में उसका एक टेम्परेचर है। जब आप AC चलाते हैं तो AC अपने करीब के जो विंड के हवा के पार्टिकल्स हैं उनको कूल करता है, वो ट्रांसमिट करते हैं अपने साथ वालों को, वो ट्रांसमिट करते हैं अपने साथ वालों को, और इस तरह वो पूरा रूम जो है वो ठंडा हो जाता है। अब ये फॉरवर्ड प्रोसेस है कि गर्म से कैसे ठंडा हुआ। अगर हमने उसी रूम को दोबारा गर्म करना है तो अब हम सोचेंगे कि यही वाला प्रोसेस हम रिवर्स में कैसे जा सकते हैं।
तो डिफ्यूजन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हम पहले एक इमेज लेके उसको नॉइज़ में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसी प्रोसेस को आइट्रेटिवली इस तरह यूज़ करते हैं कि हम फिर नॉइज़ से इमेजेस बना सकें, ठीक है। तो ये चूँकि ये मैंने पहले एक दो दफ़ा डिस्कस किया, इसलिए मैं बिल्कुल ब्रीफ सा आइडिया दे रहा हूँ कि डिफ्यूजन मॉडल्स किस तरह काम करते हैं, लेकिन साथ साथ इसकी जो फर्दर डिटेल है, जब हम थोड़ा सा ज़्यादा डीप न्यूरल नेटवर्क्स में जाएंगे तो उधर हम डिफ्यूजन मॉडल्स पे थोड़ी सी और ज़्यादा बात करेंगे और उस वक्त फिर हम लेटेंट डिफ्यूजन को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जिधर इमेज की जगह हम वेक्टर्स को नॉइज़ में कन्वर्ट करते हैं और नॉइज़ से वेक्टर लर्न करके फिर एक डिकोडर यूज़ करके इमेज बना लेते हैं। तो ओवर टू मुबश्शिर भाई। जी अच्छा, इधर आपको एक लाइब्रेरी नज़र आ रही होगी टॉर्च के नाम से, ठीक है। ये बेसिकली टॉर्च की लाइब्रेरी हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली उसको पाई टॉर्च भी हम कहते हैं कि जब हमने लेट्स सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अभी हमने जितना भी काम किया वो लिस्ट पे किया है या सेट पे किया है या डिक्शनरी पे किया है, लेकिन अगर लेट्स सपोज आपके पास 2x3 का मैट्रिक्स आ जाए या 4x4 का मैट्रिक्स आ जाए, तो आपने उस मैट्रिक्स में कोई एडिशन करवानी है या मल्टीप्लिकेशन करवानी है दो मैट्रिसेस की या सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो उसके लिए जो है वो हम पाईटॉर्च की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अब हम जो है नमपाई अरेस भी जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है नमपाई अरेस और पाईटॉर्च में कि पाईटॉर्च में हमें कूडा की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। कूडा क्या करता है कि वो हमें जीपीयू सपोर्ट देता है। जीपीयू सपोर्ट से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम एक काम को पैरेलली कर सकते हैं, कि मतलब कि पहले जो था वो हम 8 इमेजेस जो हैं उनको प्रोसेस करना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले एक इमेज जाएगी वो प्रोसेस होगी, फिर नेक्स्ट इमेज आएगी वो प्रोसेस होगी, फिर तीसरी इमेज जाएगी फिर प्रोसेस होगी। लेकिन इस पाईटॉर्च हमें क्या फ़ायदा देता है कि ये हम 8 जो इमेजेस हैं वो पैरेलली चला देते हैं। थोड़ा सा कूडा का कॉन्सेप्ट थोड़ा दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो देयर आर मेनी पीपल जिनको कूडा का पता। डॉक्टर साहब प्लीज आप कर दें जी। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल जो आपके जहन में आना चाहिए वो ये है कि यार सीपीयू बहुत अच्छा है तो हम जीपीयू क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका बड़ा आसान सा जवाब है। इसका जब मैं ये बच्चों को या क्लास में समझाता हूँ तो मैं एक बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास 1000 क्वेश्चन है सम के। सम क्या होता है? 2 + 5 7, 6 + 4 10, ये सम होता है, ठीक है। और सम के मेरे पास 1000 सवाल हैं जो मैंने हल करने हैं, लेकिन मेरे पास फिक्स्ड पैसे हैं। मुझे किसी ने कहा कि यार आपके पास सिर्फ 30,000 रुपये हैं, ये आप लोगों को दे के ये 1000 सम के क्वेश्चन सॉल्व करवाने आप। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं उस 30,000 रुपये में 8 PhD मैथमेटिक्स हायर कर लूँगा, या मैं 1000 मैट्रिक के बच्चे हायर कर लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि PhD तो महंगा होता है ना यार, वो ज़्यादा पैसे लेता है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने 1000 सिंपल एडिशन यानी सम के क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं और मैं जल्दी करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या 8 PhD मैथ हायर करने चाहिए या 1000 मैट्रिक के बच्चे हायर करने चाहिए? तो हमारे जो फिज़िकल में लोग बैठे हैं वो मुझे कहते हैं कि आपको 1000 मैट्रिक के बच्चे हायर करना चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक सिंपल सम करने के लिए आपको PhD की ज़रूरत क्यों है? नहीं है ना। तो उसके लिए तो मैट्रिक का बच्चा भी सम बड़ी अच्छी तरह हल कर सकता है। इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा कि वो 1000 क्वेश्चन एक एक बच्चे को दूंगा, वो हज़ारों इकट्ठा काम करेंगे, मेरे सारे क्वेश्चन फ़ौरन सॉल्व हो जाएंगे। अब PhD मैथमेटिक्स हालांकि बहुत कैपेबल है, लेकिन वो चूँकि सिर्फ 8 है तो उन्हें टाइम लगेगा इस काम को सॉल्व करने में। अब यही बात जो है ना, इसको मैं रिवर्ट करता हूँ CPU और GPU पे, ठीक है। CPU में आपको पता है या 8 कोर्स होती हैं या 16 कोर्स होती हैं, लेकिन वो बहुत कैपेबल होती हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ 8 है या 16 है। जबकि GPU जो है उसके अंदर कोर्स उतनी कैपेबल तो नहीं होती। अच्छा, जब मैं कोर कहता हूँ ना तो मैं एक्चुअली प्रोसेसर्स कह रहा हूँ, ठीक है। GPU के अंदर कोर्स उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं होती, लेकिन होती हज़ारों में है। मसलन एक सिंपल सा GPU जो है उसमें भी 2000 कोर्स होती, और ये जो टेंसर्स है या ये जो मैट्रिसेस हैं
या लीनियर अलजबरा है, ये क्या है, दो नंबर्स को जमा करना है या नंबर्स को ज़रब देना है या नंबर्स को माइनस करना है, इससे ज़्यादा तो कोई ऑपरेशन नहीं ना, लीनियर ही ऑपरेशन है ना। तो बजाय ये कि आप CPU की कोर्स बढ़ाते जाएं जो कि बहुत महंगी हैं, क्या ये अच्छा नहीं है कि आप एक कम खर्च वाली डिवाइस जिसमें हज़ारों कोर्स हैं उसे ये ऑपरेशन दे दें, वो सारे पैरेलल में इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको जवाब भी जल्दी मिल जाएगा। तो इसीलिए हम ये जो मैट्रिसेस के जितने ऑपरेशंस हैं ये हम प्रेफर करते हैं कि हम GPUs से करवाएं। रीज़न ये है कि GPUs में नंबर ऑफ कोर ज़्यादा होती, जैसे वो मैट्रिक के बच्चे थे वो उतने कैपेबल तो नहीं थे PhD जितने, लेकिन जमा और तफरीक के सवाल वो बहुत अच्छे हल कर लेते थे और वो बहुत ज़्यादा थे, उनकी स्ट्रेंथ किस में है, ज़्यादा होने में। तो GPU की भी स्ट्रेंथ किस में है, बहुत ज़्यादा होने में। तो एक GPU जो है उसमें हमारे पास हज़ारों कोर्स होती है और उन हज़ारों कोर्स को जब हम बहुत सारा डाटा देते हैं तो वो हज़ारों कोर्स एक ही टाइम में, यानी 1 सेकंड में 1000 कोर्स इकट्ठी काम कर रही हैं तो 1000 सवाल हल हो जाएंगे। लेकिन CPU बेचारे जो है वो 16-16 या 8-8 करके करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम जब भी ये मैट्रिसेस के काम करते हैं, और अच्छा मैट्रिक्स का एक बड़ा प्यारा सा नाम जो हम लेते हैं, हम इनको टेंसर्स कहते हैं। टेंसर्स जो है ना, यूँ समझे कि किसी को आपने इम्प्रेस करना हो ना मैट्रिक्स कहने की बजाय, तो आप कहें कि मैं टेंसर्स पे काम करता हूँ। हालांकि टेंसर सिर्फ मैट्रिसेस होते हैं, सिर्फ उनकी डायमेंशन ज़्यादा होती हैं, उनमें रो और कॉलम के साथ साथ उनमें डेप्थ भी होती है। ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्स को इकट्ठा रख लें तो वो टेंसर बन जाता है। तो टेंसर एक नाम है उन्हीं मैट्रिसेस का जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपने हमेशा से देखे हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, टेंसर इज जस्ट अ फैंसी मैट्रिक्स, लेट्स पुट इट दैट वे। ठीक है, अच्छा अब GPU में हमें पता चल गया यार GPU में ये कंप्यूटेशन करना फ़ायदेमंद है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि GPU कोई और ज़ुबान बोलता है, CPU कोई और ज़ुबान बोलता है। आपको पता है ना कि हर जो हार्डवेयर डिवाइस है उसमें एक मशीन लैंग्वेज होती है, प्रोग्राम को हम ट्रांसलेट करते हैं ताकि वो डिवाइस समझ सके और उस पर काम कर सके। तो CPU कोई और ज़ुबान समझता है, GPU कोई और ज़ुबान समझता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ नमपाई की अरेज जो हैं वो तो सिर्फ CPU को बात समझा सकती हैं, GPU को नहीं समझा सकती। तो उसके लिए फिर मुबशिर भाई ने हमें गाइड किया कि आप टॉर्च यूज़ करते हैं या पाई टॉर्च यूज़ करते हैं। पाई टॉर्च की खूबसूरती ये है कि ये देखता है कि आपके पास हार्डवेयर में कौन सी डिवाइस है। अगर तो हार्डवेयर में CPU है तो पाई टॉर्च ऐसे टेंसर यानी मैट्रिसेस, ऐसे टेंसर, अच्छा मैं टेंसर ही कहूँगा लेकिन आपने खुद ही ट्रांसलेट करना है कि मैं मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिसेस और टेंसर्स एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो पाई टॉर्च की खूबसूरती ये है कि पाई टॉर्च नीचे देख लेता है कि हार्डवेयर में क्या क्या है। अगर वो देखता है कि आपके पास CPU भी है और GPU भी है तो वो फिर आपको चॉइस देता है कि आपने CPU यूज़ करना है या आपने GPU यूज़ करना है। और यूजुअली अगर आपके पास GPU है तो आप GPU को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि 1000 बच्चे 8 PhD से ज़्यादा तेज़ काम करते हैं। तो GPU में हज़ारों कोर्स हैं, CPU में कम हैं, तो GPU ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। अच्छा, अब पाई टॉर्च ने जब यही इंस्ट्रक्शंस जो हम लिख रहे हैं GPU को समझानी है तो उसके लिए उसे ज़रूरत होती है कि एक ट्रांसलेटर की। जैसे मैं अगर चीनी ज़बान बोल रहा हूँ और ये उर्दू बोल रहे हैं तो हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते, तो हम दरमियान में एक ट्रांसलेटर बिठा देंगे। ट्रांसलेटर को चीनी ज़बान भी आती होगी, उर्दू भी आती होगी। मैं उसे उर्दू बताऊंगा, वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके मुबशिर को भाई को बता देगा। मुबशिर भाई चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेटर को बताएंगे, वो उर्दू में मुझे बता देगा और हम एक दूसरे से बात कर सकेंगे। तो अगर पाई टॉर्च ने GPU से बात करनी है तो उसे एक ट्रांसलेटर चाहिए और उस ट्रांसलेटर का नाम है कूडा। तो कूडा वो ट्रांसलेटर है जो पाई टॉर्च की इंस्ट्रक्शंस को GPU की ज़ुबान में कन्वर्ट करता है और GPU जो आउटपुट क्रिएट करता है उसे पाई टॉर्च की ज़ुबान में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कूडा इज़ एक्चुअली अ ट्रांसलेटर बिटवीन पाई टॉर्च एंड योर GPU। और ये कूडा सिर्फ उन GPUs पे इस्तेमाल होता है जो NVIDIA ने बनाए हैं।
इसका मतलब है कि अगर आप किसी और कंपनी का GPU यूज़ करेंगे तो फिर कूडा ट्रांसलेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ट्रांसलेटर बैठा है उर्दू और चाइनीज़ का, और इधर बंदा आ गया मेरे पास फ्रेंच का, तो चाइनीज़ वाला ट्रांसलेटर तो फिर वो नहीं काम कर सकता ना, फिर तो आपको ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो फ्रेंच और उर्दू में ट्रांसलेट कर सकता हो। तो इसलिए कूडा सिर्फ एनवीडिया के GPUs की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है, कोई और कंपनी के GPUs की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना कूडा को नहीं आता। तो जब भी आपने कूडा यूज़ करना है आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे एनवीडिया का GPU है, तो उसे कूडा की बात समझ में आएगी, अदरवाइज़ फिर तरह तरह के एरर्स आएंगे। तो बस ये आपने ज़हन में रखना है, कूडा तब यूज़ होगा अगर नीचे हार्डवेयर डिवाइस या GPU जो है वो एनवीडिया का है। मेरा ख्याल है कि अब कूडा का इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये भी आइडिया होगा कि हम क्यों GPU प्रेफर करते हैं और क्यों CPU से ज़रा दूर भागते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मुझे याद है कि जब मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था, यार इतना अच्छा तो CPU है, बार बार लोग GPU पे क्यों भागते हैं। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होनी बहुत ज़रूरी है कि GPUs में हज़ारों प्रोसेसर्स होते हैं, हज़ारों कोर्स होती हैं, वो पैरेलल काम बहुत जल्दी कर लेता है। CPU बहुत ताकतवर होता है, बहुत कम्प्लेक्स ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन कोर सिर्फ 8 और 16 होती हैं, तो वो फिर काम करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जी मुबशिर भाई। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे फरहान ने बताया था कि हम एक स्टेबल डिफ्यूजन की पाइपलाइन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, उसका प्री ट्रेन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जो मॉडल आईडी है बेसिकली हम मॉडल नेम दे रहे हैं उसको, ठीक है, जिसमें स्टेबल डिफ्यूजन V15 जो है वो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें। अच्छा, अब आपको इसमें एक चीज़ नज़र आ रही होगी पैरम में कि टॉर्च की टाइप क्या है, ठीक है। अब आप इसमें जो है इंटीजर्स होती हैं, आपने टाइप्स पढ़ी थी, फ्लोट होती हैं, फिर समथिंग लाइक दैट कि स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन इसमें आपको नज़र आ रहा है फ्लोट 16, ठीक है। अब जो टॉर्च है ना वो आपको अलाउ करता है कि आप 32 बिट फ्लोट नंबर्स भी ले सकते हैं, 16 बिट फ्लोट नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 32 बिट हम क्यों प्रेफर नहीं करेंगे और 16 बिट को क्यों प्रेफर करेंगे, वो उसकी रीज़न ये है कि ये जो है मेमोरी कम लेगा। 16 बिट फ्लोट नंबर्स जो हैं वो कम मेमोरी यूटिलाइज़ करेंगे आपको। इसको मैं और आसानी से बता सकूं तो जब आप 16 बिट कहते हैं, आपको पता है एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अगर मैं एक नंबर लिखने के लिए 16 बिट यूज़ कर रहा हूँ तो यानी कि मैं एक नंबर को 2 बाइट्स में लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक नंबर को लिखने के लिए 32 बिट्स यूज़ कर रहा हूँ तो यानी मैं 4 बाइट में एक नंबर लिख रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि न्यूरल नेटवर्क्स में तो हज़ारों लाखों नंबर्स होते हैं, तो हज़ारों लाखों नंबर्स अगर मैं 4 बाइट्स में लिखूं और उतने ही नंबर अगर मैं 2 बाइट्स में लिखूं तो देखें मेरी आधी मेमोरी बच जाएगी, और वो आधी मेमोरी जो है वो मेरे लिए यूज़फुल हो। ठीक है, अब ये हमने जो देख रहे हैं कि इसको पाइप जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा दी अपनी पाइपलाइन, ठीक है। अब ये हम पाइप का वेरिएबल यूज़ करेंगे, मतलब कि अपनी पाइपलाइन यूज़ करेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कूडा का, कूडा का। ये पैरम जो है ये हमें बता रहा है कि आपने जो है इसमें कूडा यूज़ करना है, आपने इसको ट्रांसलेट करना है, जैसे सर ने बात बताई थी। और मतलब कि अब ये क्या होगा, GPU पे प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, एनवीडिया का। और क्योंकि हमें जो है गूगल कोलैब जो है सपोर्ट करता है GPU की, तो इसलिए ये क्या करेगा कि GPU में प्रोसेसिंग करेगा और फास्टली जो है हमें आंसर ला देगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम CPU पे करते तो। अच्छा, ये उसके बाद जो हमने इसको GPU एनेबल कर दिया इस लाइन में। अब उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट देना है कि जो हमारी इमेज जनरेट होनी है वो किस तरह की होनी चाहिए। बेसिकली हम टास्क जो कर रहे थे डिफ्यूजन मॉडल का, वो क्या कर रहे थे कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जो है हमने जो पाइपलाइन डिक्लेयर की थी ऊपर, ठीक है, जो स्टेबल डिफ्यूजन की पाइपलाइन थी, उसमें हम अपना प्रॉम्प्ट पास करेंगे। इससे इतनी लाइन से आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक इमेज की लिस्ट जनरेट हो जाएगी जिसमें इमेज पड़ी होगी, ठीक है। तो वो इमेजेस के वेरिएबल से फिर वो हम इमेज एक्सट्रैक्ट करेंगे और इमेज
डॉट सेव करके जो है हम पीएनजी की फॉर्म में जो है वो फ़ाइल अपनी सेव कर लेंगे। और इधर जो है आपके पास, अगर आप इधर जाएं तो ये देखें आपके पास एस्ट्रोनॉट राइट्स हॉर्स की पीएनजी फ़ाइल जो है सेव हो गई है। इसको आपने डाउनलोड करना है तो इधर से आप डाउनलोड करेंगे। बेहतरीन है। तो ये जो थी हमारी इमेज जनरेशन की पाइपलाइन थी जो हमने स्टेबल डिफ्यूजन और डिफ्यूज़र्स को यूज़ करते हुए की थी। तो अब आगे ट्रांसलेशन पाइपलाइन है, और ये ट्रांसलेटर जो है ये एनएलपी की पाइपलाइन है। तो इसका मतलब है इसके लिए फिर हम वो हगिंग फेस के ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ट्रांसलेशन पहले मैं टास्क बताता चलता हूँ कि आपने गूगल ट्रांसलेटर भी देखा होगा कि लेट्स सपोज आप उसको कहते हैं कि आपके पास सोर्स लैंग्वेज ये होनी चाहिए और जो आपकी रेफरेंस लैंग्वेज है आपने मतलब कि इस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो मेरी सोर्स लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी, और मॉडल जो है बीच में काम करेगा कि उसको वो ट्रांसलेट करेगा और उर्दू में ट्रांसलेट आउटपुट जो है वो हमारे पास उर्दू में आएगा। ठीक है, इसकी एक दो एप्लीकेशंस मैं बताता चलता हूँ कि क्या हो सकती हैं कि आप हेल्थ केयर सिस्टम में कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज वो आपके रीजन का नहीं है जो आया है पेशेंट, ठीक है, वो लोग किसी और मुल्क का आया है, ठीक है, और उसको मतलब कि नहीं पता कि कैसे मैंने जर्मन में बोलना है, ठीक है, तो हम वो उधर कैसे क्या करेंगे कि वो जिस लैंग्वेज में बोलता है, लेट्स सपोज वो इंग्लिश में बोलता था, तो वो सोर्स लैंग्वेज उधर क्या होगी, इंग्लिश, तो वो डिवाइस होगी जो क्या करेगी, उसको ट्रांसलेट कर देगी किस में, जर्मन में, ठीक है, ताकि वो जो डॉक्टर है उसको समझ आ सके कि ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी एक इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक रिसर्च पेपर है जो कि मेरी फील्ड का है लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, उसको मॉडल से गुजारूँगा और वो उसको क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक तीसरी इसकी एग्जांपल ये है कि मैं लॉ के रिलेटेड लीगल एग्रीमेंट्स पढ़ता हूँ जो कि मुझे चीज़ें नहीं समझ आती, तो मैं उसको जो है डिफरेंट उसको मतलब कि कहते हैं ना कि सिनोनिम्स वगैरह उसमें कन्वर्ट करने का करेंगे, तो उधर भी ये चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेबल है। मैं चौथी एग्जांपल दे दूँ एक। जी जी, आप लोगों ने वो काफ़ी सारे वो फिल्में और वो देखी होंगी जिसमें खलाई मखलूक़ें होती हैं तरह तरह की, लेकिन वो एक दूसरे से बात कर सकती हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली अ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। तो आप इमेजिन करें कि कोई एक ऐसा ट्रांसलेटर हो, मैं अरबी बोल रहा हूँ तो अगले को उसकी लैंग्वेज में सुन रहा हो, जो भी लैंग्वेज हो वो उसमें ट्रांसलेट कर दे। सो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। और ये जो हमारी ट्रांसलेशन वाली पाइपलाइन है ये एक्चुअली उसकी तरफ एक स्टेप है, और इन फ्यूचर वी रियली होप कि हम कोई यूनिवर्सल ट्रांसलेटर टाइप चीज़ बना सकें जिसकी वजह से ये लैंग्वेज बैरियर जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ मैंने कहा आपको बड़ी अच्छी समझ में आएगी, क्योंकि मैंने मूवीज़ में देखा था कि वो बोलते हैं, सारों को एक दूसरे की बात समझ में आ रही होती है, और उसको जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर डिवाइस है। सो इट्स एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ दैट यूनिवर्सल ट्रांसलेटर डिवाइस। एग्जैक्टली, मतलब ये बड़ा एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है, ऐसा ही है। अच्छा, इसमें जो अभी हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेगा कि इंग्लिश टू फ्रेंच कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हमारे पास जो सोर्स लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश की होगी, जो हमें इन रिटर्न आउटपुट में मिलेगा वो फ्रेंच में मिलेगा। सिंपल वही करेंगे कि पाइपलाइन ली हमने, ठीक है, उसमें हमने इसको बता दिया टास्क कि तुमने करना क्या है। जैसे फरहान ने भी बताया था कि समराइजेशन का टास्क है, तो हम इधर बता देंगे कि समराइजेशन का टास्क है। तो इधर हम कौन सा टास्क ले रहे हैं, ट्रांसलेशन का, और क्या कर रहा है वो, इधर लैंग्वेज कोड दिया हुआ है कि EN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश को, और FR किसको कर रहा है, फ्रेंच को, कि ट्रांसलेशन हो रही है इंग्लिश टू फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद मैंने इस पाइपलाइन में एक क्वेश्चन पूछा है उससे इंग्लिश में कि हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, तो इसको ये क्या करेगा, हाउ ओल्ड आर यू को फ्रेंच में कन्वर्ट कर देगा। तो अब मैंने कोई इसमें मॉडल स्पेसिफाई नहीं किया, सिंपल इसमें टास्क स्पेसिफाई किया था कि तुमने ट्रांसलेशन करनी है। तो इधर एक वार्निंग आपको नज़र आ रही होगी नीचे, नो मॉडल वाज सप्लाइड डिफ़ॉल्ट टू T5 बेस। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ।
अच्छा, इसके साथ साथ जब तक ये चल रहा है आपको मैं एक चीज़ और भी दिखाता चलता हूँ कि इसमें ना हमारे पास हगिंग फेस पे काफ़ी मॉडल्स हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, ये काफ़ी मॉडल्स हैं रिलेटेड टू ट्रांसलेशन। अगर आप ये साइड में भी देखें तो ये इधर ट्रांसलेशन वाला जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हाईलाइटेड पार्ट है और ये इसके मॉडल्स हैं डिफरेंट। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा मॉडल है? आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाउनलोड्स और किसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले हुए हैं, तो आप प्रेफरेंस उस मॉडल को देंगे। ठीक है, और दूसरा आपके टास्क पे भी डिपेंड करता है कि कुछ मॉडल्स जो हैं इंग्लिश टू फ्रेंच पे ट्रेन हुए हैं, कुछ फ्रेंच टू इंग्लिश हुए हैं। अगर लेट्स सपोज आपने इंग्लिश टू उर्दू करना है तो आप वो वाला मॉडल जो है इधर से देख लेंगे। ठीक है, अब मैं लेट्स सपोज ये वाला एक कोई मॉडल पिक करता हूँ, तो इधर आपको इसकी सारी मॉडल की डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी कि ये कह रहा है कि ये 10 लैंग्वेजेस पे ट्रेन हुआ है। ठीक है, ये जैसे आपको एक मैं ये लाइन दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, ये 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो जिस पे वो बता रहा है कि ये मॉडल ट्रेन हुआ है। लेकिन अगर लेट्स सपोज हम इस पर उर्दू एज एन इनपुट देंगे तो ये मॉडल उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने जो भी मॉडल यूटिलाइज़ करना है आपने सारे मॉडल्स को देखना है, अपनी प्रॉब्लम देखनी है कि कौन सा मॉडल यूटिलाइज़ करना है और वो वाला मॉडल जो है आपने पिक करना है और उसको फिर आपने मॉडल नेम में एज अ पैरम में दे देना है। ठीक है, इक्वल टू वो स्ट्रिंग में उसका मॉडल नेम आ जाएगा। मॉडल नेम जो है आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ एक और चीज़ ये है कि आपने ये चीज़ भी लाजमी देखनी है कि लेट्स सपोज अगर आपने लोकली चलाना है तो ये मॉडल जो है ज़्यादा स्पेस ज़्यादा जो है वो मेमोरी ना कंज्यूम करे आपकी। वो आपने कैसे देखना है कि आप इधर एक फ़ाइल देख रहे होंगे पाईटॉर्च मॉडल, ये आपको नज़र आ रही है फ़ाइल। ठीक है, अब ये कितनी इसकी है 13.5 GB। ठीक है, तो ये क्या आप कर सकते हैं ठीक है अपने सिस्टम में, क्योंकि हमें जो कोड ये वाला मॉडल आपके जीपीयू में लोड होना है जी। कूडा में, याद है ना आप कूडा को भेज रहे थे ये मॉडल, तो अगर तो आपके पास जीपीयू है जिसमें कोई 16 GB रैम है तो ज़रूर करें, अदरवाइज इससे परहेज ही करें तो अच्छा है। और हमें मतलब कि गूगल कोलैब भी जो है वो इतनी सपोर्ट नहीं देता। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ भी लाजमी देखनी है कि ये वाला मॉडल जो है मैं यूज़ भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता अपनी स्पेसिफिकेशन। अगर आप लिखेंगे ना तो गूगल कोलैब क्रैश हो जाएगी। अभी वो हम इसका डेमो भी देंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सब बता दोबारा से उस पर आ जाता है। ठीक है, अब देखें आंसर अब आ गया होगा। मैं एक और चीज़ की ट्राई कर लूँ। जी जी, मैं देखना चाहता हूँ गुड मॉर्निंग को फ्रेंच में क्या कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन मार्क भी रिमूव कर दें। रिमूव कर दूँ? रिमूव कर दें यहाँ से। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, जब तक इसका रिस्पांस आता है तो जो हमारा पहला वाला मैसेज था हाउ ओल्ड आर यू, तो उसका रिस्पांस ये था। ठीक है, अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बोंजोर बोंजोर कहते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ आपने टोटल के पंप्स पे पढ़ा देखा? अच्छा, एक छोटा सा टास्क है आपने खुद करना है कि आप लोगों ने जो ये टेक्स्ट है ना इसको उर्दू में कन्वर्ट करना है। कोई भी टेक्स्ट है उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है और आपने सर्च करना है कि कोई इंग्लिश टू उर्दू मॉडल जो है हगिंग फेस में पड़ा है ट्रांसलेशन का। ठीक है, और उसके लिहाज से आपने और मतलब कि स्पेस भी उतनी हो उसकी रैम की कि जो आप उसको कर सको, गूगल कोलैब में चला सको या अपने लोकल सिस्टम में चला सको। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल थी जिसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहे थे कि ये जो है ना हमारे पास इधर हम रिसोर्सेज पे आते हैं ना, तो ये आप रैम देख रहे हैं, सिस्टम रैम 13 GB है। ठीक है, अब मैं इसको जब स्टार्ट करूँगा ना तो आप देखिएगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ने लग जाएगी, बल्कि नेक्स्ट में शायद बढ़ेगी। ये वाली चलाइए।
हाँ अब स्टार्ट अब स्टार्ट होगा ये ऊपर और थोड़ी देर में क्रैश आ जाएगा। ये देखिए ना लोड हो रहा है। अभी तो सिर्फ अभी 2 मॉडल GB हाँ है। जी ये 1 GB 2 इस तरह के बहुत सारे चंक्स आएंगे। अभी जब बेसिकली टोकन हाँ और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। अभी बेसिकली मॉडल होगा जब टोकनाइजर चलेगा तब जो है ये मसला हाँ जी करेगा। उसको लोड करने की हाँ कोशिश जी। करेगा ना मेमोरी में। अभी तो वो डिस्क पे प्लेस कर रहा है डाउनलोड करके। और मुबशर मेरा ख्याल है कि हमारा मॉडल भी 13 GB का लोड हो गया। जी इधर आ गया है क्रैश हो भी गया हुआ। अच्छा लोड होके क्रैश भी हो गया। ये देखें ये आया है योर सेशन क्रैश्ड आफ्टर यूजिंग ऑल द अवेलेबल रैम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सेस टू हाई रैम रन टाइम्स यू मे वांट टू चेक आउट कोलैब। तो ये मार्केटिंग जो है साथ ही कोलैब ने की कि ये अच्छा कस्टमर लगता है, इसको शायद बड़ी रैम चाहिए तो लेट्स पिच हिम। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू लर्निंग कि किधर जाके कोलैब ने सब कुछ आपको फ्री दिया है, लेकिन कोलैब ने अंडरस्टैंड किया कि यार ये मेरा एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। तो कोलैब ने आपकी एक प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम का आपको एक सोल्यूशन प्रेजेंट किया। सो दैट इज़ हाउ यू अप्रोच द क्लाइंट्स। यू आइडेंटिफाई कि वो उन्हें किधर वो स्ट्रगल कर रहे हैं एंड देन उस स्ट्रगल का सोल्यूशन जो है वो आप उन्हें पिच करते हैं। सो हमेशा आप लोगों की मुश्किलात हल करते हैं, यू सॉल्व द प्रॉब्लम। बाकी हर चीज़ जो है दैट इज़ ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें कि आपने हमेशा क्लाइंट की मुश्किल हल करनी है तो बाकी पैसा वैल्यू बाकी सब कुछ जो है वो बाई प्रोडक्ट होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।